हेलो एवरीवन, मैं पूजा। वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ ये हमारी प्लेलिस्ट है सुपर फास्ट रिवीजन यूजीसी नेट लॉ। यदि आप यूजीसी नेट लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये प्लेलिस्ट बनी है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ यूनिट वाइज वीडियो अपलोडेड करी हुई है। और यदि आप लॉ ऑफ टॉट को पढ़ना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। यहाँ हर एक वीडियो अपलोड हो रही है, डेली की डेली जितनी भी वीडियोस होती हैं वो यहाँ कवर कर दी गई है। साथ साथ बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इन टॉट, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इन टॉट, जो है उसे ऑल्सो रेफर किया जाता है नो फॉल्ट लायबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विच कैन वेरी एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट इन ऑब्वियस मैनर। हम जब स्पष्ट रूप से देखते हैं तो इसका नो फॉल्ट लायबिलिटी का क्या मतलब होता है कि यदि कोई ऐसा काम किया जा रहा है जहां पर आपकी गलती भी नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद भी आपकी लायबिलिटी बनती है। नो फॉल्ट लायबिलिटी इसे कहते हैं। मीन कि जहां पर आपकी गलती नहीं भी है, गलती के बावजूद भी आपकी लायबिलिटी बनती है। ठीक है, बोले देयर एग्जिस्ट सर्टेन एक्टिविटी, कुछ एक एक्टिविटीज होती हैं जो कि डेंजरस है, डेंजरस इन नेचर होती हैं। ठीक है, और आप उन एक्टिविटी को करते हो, मतलब यदि आपकी गलती है भी नहीं, ठीक है, आपका फॉल्ट है भी नहीं, यदि उससे फिर दूसरे पर्सन को कोई लॉस हो जाए, कोई हार्म हो जाए, तो वहां पर आपकी लायबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है उसको कंपनसेट करने की, ऑफ एनी डैमेज इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनी केयरलेसनेस इन देयर पार्ट। ठीक है, मतलब इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपके द्वारा कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी की गई, मतलब ऐसा आपका कहीं से फॉल्ट था, ठीक है, आपके द्वारा कोई गलत काम किया गया जिससे दूसरे पर्सन को लॉस हुआ, नहीं, बट कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि डेंजरस इन नेचर होती हैं, उसके होने से ऐसा हुआ कि किसी दूसरे को हार्म हो गया, वहां पर भले ही आपकी गलती नहीं भी थी, ठीक है, लेकिन फिर भी किसी पर्सन को हार्म हो गया, किसी पर्सन को डैमेज हुआ, ठीक है, तो आपकी वहां पर ड्यूटी बनती है उसको कंपनसेट करने की। ठीक है, द रैशनल बिहाइंड इम्पोजिंग सच लाइबिलिटी, और फिर होगा कि आपकी वहां पर लाइबिलिटी बनेगी और आपको लाइबल ठहराया जाएगा कि आप उस ड्यूटी को जो है वो फुलफिल करो और दूसरे पर्सन को कंपनसेट करो। ये कंसेप्ट आया था राइलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में, जो है वो अप्लाई हुआ था फर्स्ट टाइम हाउस ऑफ लॉर्ड इन केस ऑफ राइलैंड वर्सेस फ्लेचर। राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था, मतलब एक पर्सन जो कि जिसने क्या हुआ था कि उसने एक अपनी जो एक मिल थी, ठीक है, उसके नीचे लैंड थी, वहां पर उसने जो है वो काफी ज्यादा जो है वो पानी इकट्ठे करके रखा था, एक वाटर रिजर्वायर जो है वो बनाया था। ठीक है, और एक दूसरा पर्सन था, उसकी एक माइन थी, खदान थी। ठीक है, और हुआ क्या कि उसने कुछ शॉफ्ट जो है वो लगा के रखे थे, मतलब शॉफ्ट जो है वो इस तरह से बोला है, कुछ एक शॉफ्ट जो है वो उस जमीन के पुराने मतलब जो एक मतलब एक नॉर्मल सी कंडीशन आप लेके रखो कि जो डिफेंडेंट है, ठीक है, उसने अपनी मिल के नीचे एक वाटर रिजर्वायर जो है वो बनाया था। ठीक है, और साथ ही साथ जो है वो एक दूसरी लैंड थी साथ लगती, वहां पर एक पर्सन ने क्या बनाया था, अपना एक खदान जो था, माइन जो है, माइन जो है वो वहां पर चला था। ठीक है, हुआ क्या कि ये पानी जो है वो यहां से जो है वो बाहर चला गया और उसकी खदान में चला गया, जिससे उसको बहुत ज्यादा जो है वो लॉस हो गया। ठीक है, मतलब उसका पूरा पानी का जो फ्लड था वो पूरा माइंस में चला गया ऑफ द प्लेंटिफ, जिसके कारण प्लेंटिफ को काफी ज्यादा लॉस हो गया। ठीक है, यहां पर फिर कोर्ट ने हेल्ड किया कि फिर जो डिफेंडेंट है उसने बोला कि मैंने ये रिजर्वायर नहीं बनाया, ये बनाया है कॉन्ट्रैक्टर ने, यदि गलती हुई है तो कॉन्ट्रैक्टर की हुई है, मेरी वहां पर कोई गलती नहीं। लेकिन यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि द बिल्डिंग ऑफ सच रिजर्वायर वाज एट द रिस्क ऑफ डिफेंडेंट, कि यदि ये बिल्डिंग बनाई गई है, रिजर्वायर बनाया गया है, वो आपके रिस्क पर बनाया गया है, डिफेंडेंट के रिस्क पर बनाया गया। ठीक है, एंड इन कोर्स ऑफ इट, और यदि इसके दौरान ऐसा होता है कि कोई ऐसी मिसहैपनिंग जो है वो हो जाती है, तो डिफेंडेंट को वहां पर लायबल ठहराया जाएगा, क्योंकि उसके
पोजेशन से क्या हुआ है, मतलब उसके जो प्रीमाइस है, मतलब उसका जो लैंड है उससे एस्केप हुआ है कुछ ऐसा मटेरियल जिससे दूसरे पर्सन को लॉस हुआ। बात करते हैं एसेंशियल क्या है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के। तो सबसे पहले एसेंशियल क्या है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, कि कोई ना कोई डेंजरस थिंग होनी चाहिए। ठीक है, एक पर्सन को स्ट्रिक्टली लायबल ठहराने के लिए क्या होना चाहिए, कोई ना कोई डेंजरस सब्सटेंस होना चाहिए। और ये हुआ कि कोई ऐसी डेंजरस चीज है वो एस्केप हो गई आपकी लैंड से। ठीक है, मतलब उसकी लैंड से जो है वो एस्केप होना चाहिए, वो बाहर जाना चाहिए, क्या, खतरनाक पदार्थ जो कि डेंजरस सब्सटेंस है। ठीक है, और उस डेंजरस सब्सटेंस से क्या होना चाहिए, एक तो वो बाहर चला गया, एस्केप कर गया फ्रॉम देयर लैंड। ठीक है, उससे किसी दूसरे पर्सन को लॉस हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा एसेंशियल क्या है, डेंजरस थिंग होनी चाहिए। ठीक है, एक पर्सन को स्ट्रिक्टली लेवल ठहराने के लिए सबसे पहले डेंजरस सब्सटेंस होना चाहिए कोई ना कोई, जो कि एस्केप कर जाए उसकी लैंड से। ठीक है, अ डेंजरस सब्सटेंस इन दोज विच आर लाइकली टू कॉज हार्म। और ये कैसा होना चाहिए डेंजरस सब्सटेंस, कि एक ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जिससे दूसरे पर्सन को नुकसान जो है वो हो सकता है, हार्म हो सकता है। ठीक है, और इन केस ये जो राइलैंड वर्सेस फ्लेचर था, ये केस हमने डिस्कस किया, यहां पर डेंजरस थिंग क्या था, एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, जो कि उसने वाटर रिजर्वायर में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा करके रखा था। क्योंकि ऐसा हुआ कि उस पानी के फ्लड छूटने से मतलब क्या होगा, दूसरे पर्सन को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो यहां पर डेंजरस थिंग क्या था, वाटर। ठीक है, और इन वेरियस अदर टॉट केसेस में, जैसे कि वाइब्रेशन हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, या तो गैस हो गया, या तो सीवेज हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया, एक्सप्लोसिव, और ये सब चीजें जो है वो सारी ही डेंजरस थिंग में आती हैं, जिससे किसी ना दूसरे पर्सन को नुकसान हो सकता है। अब द सेकेंड क्या है, एस्केप, कि वो जो डेंजरस थिंग था ना, वो क्या होना चाहिए, आपके लैंड से एस्केप हो जाना चाहिए, दूसरी जगह चला जाना चाहिए, मतलब आपकी प्रेमाइस से बाहर चला गया। ठीक है, मतलब इट इज ऑल्सो एसेंशियल है कि ये जो डेंजरस थिंग है वो एस्केप होना चाहिए फ्रॉम द प्रेमाइसिस ऑफ द डिफेंडेंट, और वो डिफेंडेंट के प्रेमाइसिस से जो है वो बाहर जाना चाहिए। ठीक है, एक और केस है, यहां पर क्या हुआ था कि इस केस में जो ब्रांचेस थी पॉइजनस ट्री, एक जो है वो जहरीला पेड़ था, पॉइजनस ट्री था, उसके वो ब्रांचेस थी, वो किसी दूसरे मतलब डिफेंडेंट की ट्री जो था ना, पॉइजनस ट्री, उसकी ब्रांचेस जो थी वो प्लेंटिव की जो लैंड थी वहां पर चली गई। ठीक है, यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये क्या हुआ है, ये इट वाज हेल्ड दैट सच वाज एस्केप, ये एस्केप हुआ है। ठीक है, और यहां पर एक और केस है, रेड वर्सेस लियन का एंड कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि वेयर द एम्प्लॉइज सफर एन इंजरी ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ द शेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, यहां पर एक और चीज है कि इस केस में बोला था गया था कि जहां एक कर्मचारी को एक सेल निर्माण के लिए, एक शेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या हुआ था कि उसे एक लॉस हो गया। ठीक है, उसको इंजरी हो गई। ठीक है, इंजरी ड्यू टू द एक्सप्लोजन इन द शेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कि एक कंपनी में विस्फोट के कारण उसे क्या होगा, चोट लगी। ठीक है, यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि यहां पर जो कुड नॉट बी कवर अंडर द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इसको आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कवर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर चोट आई है किससे, कि एक जो पर्सन था जिसको की इंजरी हुई है, वो उसको उसी कंपनी में काम करता था और वहीं पर उसको चोट हुई है। और हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहता है कि डेंजरस थिंग होनी चाहिए जिससे किसी दूसरे पर्सन को नुकसान हो जाए, ऐसी डेंजरस थिंग। और दूसरा एसेंशियल इसका क्या कहता है कि एस्केप होना चाहिए, उस डेंजरस थिंग का एस्केप होना चाहिए दूसरे अदर की प्रॉपर्टी में। ठीक है, और प्रिंसिपल एज नथिंग एस्केप फ्रॉम द डिफेंडेंट प्रीमाइसेस, और यहां पर जो है वो कुछ भी एस्केप नहीं हुआ है डिफेंडेंट के प्रीमाइसेस से, इसलिए बोला है यहां पर डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, इन दो केसेस में बहुत अच्छे से जो है वो डिफरेंशिएट कर दिया है कि क्या एस्केप होता है और क्या नहीं होता। ठीक है, और इस केस में बोला गया था कि यहाँ पर जो पॉइजनस ट्री था उसकी जो शाखाएं थी, ब्रांचेस थी, वो किसी दूसरे की लैंड में चली गई थी, प्लेंटिव की लैंड में चली गई थी, इसलिए इसको क्या कहा गया था, इट वाज हेल्ड दैट सच इज एस्केप। ठीक है, और दूसरे केस में कहा गया कि एस्केप बिल्कुल नहीं है, इसलिए जो डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया गया। अब थर्ड है कि उस जो भी डेंजरस थिंग है उसके एस्केप होने से क्या हो गया, दूसरे पर्सन को जो कि प्लेंटिव है, जिसको की इंजरी होगी, वो की केस करेगा। ठीक है, उसको क्या होनी चाहिए, डैमेज होने चाहिए, देयर मस्ट बी डैमेज सफर बाय अ पर्सन एज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंसेज ऑफ द डेंजरस थिंग दैट एस्केप, और जो कि एस्केप हुआ है, कोई भी ऐसी डेंजरस थिंग
जो एस्केप होगी और दूसरे पर्सन को क्या हो गया, उससे नुकसान हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक केस है, एक वेलर वर्सेस फुट एंड माउथ डिसीज इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट है फुट एंड माउथ डिसीज इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पर डिफेंडेंट वेंट आउट ऑफ द बिजनेस ड्यू टू द गवर्नमेंट एक्शन ऑफ द क्लोजिंग कैटल। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था कि जहां पर एक डिफेंडेंट जो है वो एक दूसरे बाजार को बंद करने के लिए, मतलब मवेशी बाजार को बंद करने के लिए सरकार की कार्यवाही के कारण जो है व्यवसाय से बाहर गया। ठीक है, इसे पर्याप्त नुकसान जो है वो माना गया, इसलिए इसे जो है क्या माना गया, गवर्नमेंट के एक्शन से क्या हो गया, उसको अपनी जो केटल मार्केट थी उसको क्लोज करना पड़ा। यहाँ पर उसे जो लॉस हुआ, इसको एक सफिशिएंट डैमेज जो है वो माना गया कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब क्या है कि एक और अलग से कंसेप्ट है कि नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड क्या होता है। ठीक है, एक हम एक कंसेप्ट समझते हैं कि नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड क्या होता है, कि नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हम उसको कहते हैं जहां पर सम स्पेशल वाज ब्रिंगिंग विद इन इट इंक्रीज्ड डेंजर्स टू अदर एंड नॉट मेयरली द ऑर्डिनरी यूज ऑफ लैंड। मतलब कि ऐसा कोई नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, मतलब नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड में हम ऐसी चीज को रखते हैं जो कि क्या है, किसी पर्सन के लिए डेंजरस हो जाए। ठीक है, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के उपयोग के लिए ना होकर किसी दूसरे पर्सन के लिए डेंजरस बन जाए। ठीक है, तो वो होता है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। ठीक है, जो हमारा राइलैंड वर्सेस फ्लेचर था, उस केस में वाटर जो था वो क्या था, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। ठीक है, जो कि किसी दूसरे पर्सन के लिए खतरा बन गया। ठीक है, और बोला है सच वुड बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। ठीक है, जैसे कि हमारा एग्जांपल दिया गया है कि राइलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में वाटर जो था वो भी बहुत क्वांटिटी में था, ये क्या था, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, क्योंकि ये दूसरे पर्सन के लिए क्या बन गया, खतरा बन गया। और इसी के लिए अलग तरीके से हम सोचें कि यदि वाटर जो है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता तो ये नेचुरल यूज ऑफ लैंड होता। ठीक है, लेकिन यहां पर स्टोर करके रखा हुआ था जिससे दूसरे पर्सन को नुकसान हो गया। ठीक है, वो कि नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होगा। अब एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन का मतलब होता है कि आप किस किस तरह से जो है वो एक एक्सेप्शंस का प्रयोग करके बचाव जो है वो अपना कर सकते हो। ठीक है, मतलब यदि आप पर केस लगाया जाए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, तो आप कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर आप जो है अपनी लायबिलिटी से बच सकते हो। Concept of the strict liability in tort has a certain exceptions. The defendant can plead escape from the liability. जहां पर डिफेंडेंट जो है वो अपनी लाइबिलिटी से बच सकता है। कुछ एक फॉलोइंग एक्सेप्शंस है। पहला तो क्या है, डिफॉल्ट ऑफ द क्लेमेंट, क्लेमेंट का कि जिस पर्सन ने क्लेम किया ना जी, प्लेंटिफ साहब, ठीक है, उनका अपना ही कोई लॉस था, उनका ही उनका अपना ही क्या था, फॉल्ट था। ठीक है, द केस वेयर द डैमेज इज सफर्ड बाय द प्लेंटिफ, कि यदि ऐसा मामला जहां पर डैमेज किसको हुआ है, सफर हुआ है किसको, प्लेंटिफ को। ठीक है, और उसको अपने फॉल्ट की वजह से ही डैमेज हुआ है, तो यहां पर जो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है वो अप्लाई नहीं होता। और इस यदि ये वाला जो एक्सेप्शन यूज करके वो पर्सन डिफेंडेंट जो है वो अपनी लायबिलिटी से बच सकता है। ठीक है, और हुआ क्या था कि एक और केस है, ठीक है, पॉइंटिंग वर्सेस नॉक्स एक केस है। ठीक है, यहां पर जो हॉर्स ऑफ द प्लेंटिफ था ना, ठीक है, जो प्लेंटिफ का जो हॉर्स था, घोड़ा था, ठीक है, वो चला गया दूसरे पर्सन की, जो डिफेंडेंट था उसकी लैंड में। ठीक है, और उसकी लैंड में क्या था, एक पॉइजनस ट्री था। ठीक है, उसकी लैंड में चला गया और उससे उसको क्या हो गया, एक मिनट करिएगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो गया, उस जो हॉर्स था उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया, क्योंकि प्लेंटिफ की खुद की गलती थी, उसकी डेथ हो गई, वो खुद तो उस घोड़े को लेके नहीं आया था। ठीक है, उसने जो है वो यहाँ पर प्लेंटिफ की खुद की गलती है, क्योंकि प्लेंटिफ ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यदि वो उसका हॉर्स था तो उसको ध्यान देना चाहिए था कि वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, और यदि वो किसी दूसरे की लैंड में चला गया और उसने वहां जाके पॉइजनस ट्री भी खा लिया, ठीक है, और उससे क्या हुआ, उसकी डेथ भी हो गई। ठीक है, तो यहां पर डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, अब सेकंड है कि एक्ट ऑफ गॉड, भगवान के किसी एक्ट के कारण जो है वो किसी को दूसरे को नुकसान हो गया, डैमेज हो गया, वहां पर भी प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ द डैमेज इज कॉज, जो कि डैमेज हुआ है वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है। ठीक है, और सच आर दोज विच आर बियॉन्ड द ह्यूमन पावर, मतलब ऐसी कोई एक्ट हो गया जो कि ह्यूमन पावर के बियॉन्ड था। ठीक है,
और कंटेम्पलेशंस आर कॉज टू द सुपीरियर नेचुरल फोर्स, ठीक है। और थर्ड है हमारा वॉलेंटरी नॉट फिट इंजरिया, जिसको कहते हैं कंसेंट थी किसकी, क्लेमेंट की। जिस भी पर्सन ने केस किया, जो क्लेमेंट है, प्लेंटिव है, उसने खुद ब खुद कंसेंट दी थी, ठीक है, उस एक्ट की, अपने जो भी उसे लॉस हुआ उसकी उसने खुद से कंसेंट दी थी। दिस इज बेसिकली अ डिफेंस ऑफ वॉलेंटरी नॉट फिट इंजरिया वेयर द प्लेंटिव हैज आइदर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लाइडली, भले ही उस मतलब यहाँ पर प्लेंटिफ ने क्या करा है कि एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली तरीके से कंसेंट दी है, उसको जो भी हार्म हुआ है, डेंजरस हुआ है, उसकी उसने कंसेंट दी थी। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप एक क्रिकेट मैच देखने के लिए जाते हो, ठीक है, ये सिर्फ वॉलेंटरी नॉट फिट इंजरिया का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, लेकिन वॉलेंटरी नॉट फिट इंजरिया एक समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप क्या करते हो, आप एक क्रिकेट स्टेडियम में जाते हो, वहां पर आपने टिकट ले ली, ठीक है। अब आपको पता है कि आप एक क्रिकेट देखने के लिए जा रहे हो, और हो सकता है मैच के दौरान, ठीक है, कि बैट्समैन की बॉल से क्या हो जाए, आपके सर पर लग जाए, या कुछ भी ऐसे एक्ट हो जाए जिससे मतलब उस भगदड़ी में या कुछ भी हो जाए जिससे मेरे को लॉस हो जाए। तो यहां पर जो आपने टिकट ली ना, वो क्या था कि आपकी खुद की कंसेंट थी। ऐसा नहीं होगा कि कल को आपको चोट लग जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो आप क्या करोगे, बैट्समैन पर केस लगा दो, या उस पर्सन पर जिसने भी मैच ऑर्गेनाइज किया है उस पर केस लगा दोगे, ठीक है। तो यहां पर है कि कंसेंट किसने दी है, क्लेमेंट ने खुद से दी है। अब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का क्या मतलब है कि जो कि कोई ऐसा एक्ट किया गया, कोई पर्टिकुलर एक्ट किया है जो अंडर द ऑथराइजेशन ऑफ लॉ एट स्टैट्यूट, किसी भी लॉ के दायरे में किया हुआ है, और कोई भी ऐसा स्टैट्यूट है उसके दायरे में किया हुआ है। तो जैसे कि एग्जाम्पल, यदि कोई एक्ट किया जाए गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, तो ये क्या होगा, स्टेट लायबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, एक और केस है हमारा ग्रीन वर्सेस चेल्सिया वाटर वर्क्स कॉर्पोरेशन, ठीक है। यहां पर हुआ क्या था कि चेल्सिया वाटर वर्क्स कंपनी, यहां पर क्या हुआ था कि प्रतिवादी जो डिफेंडेंट है, ठीक है, डिफेंडेंट की कंपनी जो है वो वैधानिक प्राधिकरण के नियंत्रण के तहत जो है वो क्या करती थी, वाटर की सप्लाई करती थी, ठीक है, अंडर द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ठीक है। फिर क्या हो गया कि आपूर्ति बनाए रखने के लिए लगी हुई थी, यह माना गया कि इस तरह के पानी की आपूर्ति जो की जा रही थी ना, वाटर सप्लाई करी जा रही थी, ठीक है, तो यहां पर एक पाइप के फट जाने की वजह से, मतलब यदि बीच में क्या होगा, कोई वाटर पाइप जो है वो फट गई, जिससे क्या होगा, जो प्लेंटिव है उसको नुकसान हो गया, ठीक है। तो यहां पर प्रतिवादी की गलती जो है वो नहीं थी, क्योंकि उसने जो एक्ट किया, उसने जो काम किया, वो अंडर द अथॉरिटी और द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो है वो किया, ठीक है। इसलिए आप यहां पर एक्सेप्शन ले सकते हो। और यदि आपके द्वारा कोई एक्ट जो है वो ना किया गया हो और थर्ड पार्टी के द्वारा कोई एक्ट किया हो, तब भी आप अपनी लाइबिलिटी से बच सकते हो, ठीक है। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है, किसी तीसरे पक्ष के द्वारा कोई एक्ट किया गया, डिफेंडेंट क्लेम कर सकता है डिफेंस फ्रॉम द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इन टॉर्ट, यदि डैमेज जो भी हुआ है प्लेंटिफ को, वो किसकी वजह से हुआ है, डिफेंडेंट की वजह से ना होकर तीसरे थर्ड पर्सन की कोई डिफॉल्ट के कारण जो है वो एक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये एक्ट जो है वो कि डिफेंडेंट के कंट्रोल में नहीं था, तो यहां पर जो लाइबिलिटी नहीं बनती डिफेंडेंट की, ठीक है। एक और केस है रिकर्ड्स वर्सेस हमारा लोथियन केस है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था कि कुछ जहां पर कुछ एक अजनबियों ने क्या करा था, कुछ एक स्ट्रेंजर ने ब्लॉक कर दी थी वाटर की पाइपलाइन, ठीक है, और जो कि किसके, विच इज यूजली इन कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट, जो कि किसके कंट्रोल में थी, डिफेंडेंट के कंट्रोल में था वहां पर पानी को सप्लाई करना, ठीक है। लेकिन थर्ड पर्सन ने क्या कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया उस वाटर पाइपलाइन को, ठीक है। और जो सच ब्लॉकेज की गई है, उससे क्या कारण क्या हुआ कि जो भी पानी रुका था उससे क्या होगा, जो वहां पर जो उस वाटर की रुकावट के परिणाम स्वरूप एक विस्फोटक हुआ, जहां पर वादी को बहुत ही नुकसान हुआ। और यहां पर कोर्ट ने माना कि इट वाज हेल्ड दैट द डिफेंडेंट कैन नॉट मेड लाइबल, यहां पर डिफेंडेंट जो है वो लाइबल नहीं है, क्योंकि यहां पर एक्ट किसके द्वारा किया गया है, स्ट्रेंजर के द्वारा किया, थर्ड पार्टी के द्वारा किया, जो कि डिफेंडेंट के कंट्रोल में नहीं था, मतलब उसको नहीं उसके कंट्रोल नहीं था उस एक्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर जो एक्ट किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, थर्ड पार्टी के द्वारा किया गया। और कॉमन बेनिफिट, मतलब
यदि कोई डेंजर हुआ है मेंटेन अंडर द फॉर अ कॉमन बेनिफिट, यहाँ पर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का कॉमन बेनिफिट था, ठीक है, और उन्होंने खुद ही डिसाइड किया था उस एक्ट को करने के लिए, ठीक है। और यदि फिर कल को क्या होता है, एक पर्सन को नुकसान हो जाता है, मतलब कोई भी प्लेंटिफ डिफेंडेंट मतलब किसी को भी नुकसान हो गया, ठीक है, मतलब जिसको नुकसान हुआ वो जाके केस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की, जो डिफेंडेंट है उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर किसका था, दोनों का कॉमन बेनिफिट था, ठीक है। एक केस है वॉक्स वर्सेस जुब का। इसके में क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट रिजर्वायर गॉट ओवरफ्लोड पार्टली ड्यू टू द प्लेंटिफ रिजर्वायर पार्टली, ठीक है, और बिकॉज ऑफ द डिफेंडेंट एक्ट, क्योंकि इट वाज हेल्ड दैट द डिफेंडेंट इज defendant cannot be made liable because such reservoir was installed from a कॉमन बेनिफिट, क्योंकि उन्होंने जो रिजर्वायर जो है वो बनाया है वो दोनों पक्षों ने समान लाभ के लिए बनाया, ठीक है। यहाँ पर क्या था, दोनों ने अपनी कॉमन बेनिफिट को देखते हुए एक रिजर्वायर बनाया हुआ था, ठीक है। फिर क्या हो गया कि डिफेंडेंट का रिजर्वायर है वो ओवरफ्लो हो गया, जिसके कारण प्लेंटिफ को क्या हो गया, थोड़ा सा लॉस हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो है वो दोनों के बेनिफिट के लिए जो है वो कार्य किया गया था, ठीक है, और इसलिए यहाँ पर डिफेंडेंट की लायबिलिटी नहीं बनती है। और द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज ऑफन द ऑफ इज टॉट इज ऑफन क्रिटिसाइज बिकॉज द एग्जिस्टेंस एक्सेप्शंस, ठीक है, मतलब यदि आप इन एक्सेप्शंस को प्रूव कर देते हो तो यहाँ पर आपकी लायबिलिटी नहीं बनेगी, आप अपनी लायबिलिटी से जो है वो बच सकते हैं, बट ठीक है। और इसी के साथ जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है। अगर आप टॉट को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ आप टॉट को कंप्लीट पढ़ सकते हैं। और ये हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, यदि आप यूजीसी नेट लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, यहाँ यूनिट वाइज वीडियो अपलोडेड हो रही है। ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं लीगल स्टडी विद पूजा के नाम से। यहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और जुरिस्प्रूडेंस दोनों को ही कवर किया हुआ है बहुत डिटेल में। यदि आप इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को आप देख लीजिएगा। बात करते हैं, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।